Hello students, welcome you all in my YouTube channel DP Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज फोर्स एंड प्रेशर और लास्ट की क्लासेस में हमने फोर्स के बारे में जाना। आज हम कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स इज जनरेटेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे इंटरैक्ट। कभी भी जब दो बॉडी से आपस में इंटरैक्ट करती हैं तब उसमें फोर्स जनरेट होता है। दिस इंटरैक्शन कैन अकर इन डिफरेंट वेज। सम इंटरैक्शन इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट whereas other do not. Based on this, फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फोर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक हमारे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जब हमारे जो आपस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते। तो चलिए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स दैट इज A contact force is that which is generated when the two surfaces are in contact with each other. जैसा मैंने आपको भी बताया, there are basically two contact forces. अब हम लोग यहाँ पे दो contact forces के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो होता है muscular force होता है। The force exerted by the muscles of our body is termed as muscular force. मस्कुलर फोर्स जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है मस्कुलर। मस्कुलर मीन्स हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उसके थ्रू जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगता है उसे हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमें अपने हाथ से कोई भी काम करना हो, चाहे कोई बैग उठाना हो या किसी भी टेबल को या डोर को पुश करना हो या कुछ भी काम करना हो, तो उसके लिए हमें अपने हैंड्स को अप्लाई करना होता है और उस बॉडी को टच करना होता है। और वो फोर्स जो लगता है वो बेसिकली हमारी मसल्स जो होती हैं वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं, तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं या उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है मस्कुलर फोर्स। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is called as a contact force. तो मैंने आपको बताया ही है कि मस्कुलर फोर्स है जब हमें अपने हैंड से कोई भी काम करना होगा तो हमें उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को टच करना होगा और इसलिए हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो हैंड्स की मसल्स हैं उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉन्टैक्ट होता है, तब हमारा फोर्स उस पर अप्लाई होता है। When you lift your school bag, you apply muscular force. Construction workers uses muscular force when they carry bricks or cements. Bullock cart pull carts and plug field using muscular force. ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे हमारे मस्कुलर फोर्सेस के हैं। मस्कुलर फोर्सेस के आप एग्जाम्पल अपनी नॉर्मल लाइफ के भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपके हाथ के मस्कुलर फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है आपका हैंड और मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है उस पे फोर्स, बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होने के लिए। तो ये हमारा हो गया मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली वो अपोजिशन फोर्स होता है जो कि बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो इसका भी ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिसमें एक साइड से फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो और दूसरे साइड से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, पर दोनों ही जो फोर्सेस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए बॉडी का मोशन नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट करता है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पोजिशन से मूव नहीं करता है। सेकेंड होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है कि जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में बॉडी जो हमारी वो मूव करने लगती है, स्लाइड करने लगती है, इसलिए हम इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जो हमारा लास्ट फ्रिक्शन आता है वो हमारा आता है रोलिंग फ्रिक्शन।
रोलिंग फ्रिक्शन कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जब हमारा मूव करता है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है और एक डायरेक्शन से हम उस रोलिंग सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो रोल होते होते आगे मूव करती है और उसमें मोशन एक्सपीरियंस होता है, उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की एसेंशियल नीड नहीं होती है, बॉडी जो है उसमें थोड़ा सा ही हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो रोल होते होते आगे मूव करने लगती है। तो ये हमारे बेसिकली फ्रिक्शन और 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का ओवरव्यू था। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। The force that opposes the motion of the object is called as a friction. मैंने आपको बताया ही है। It slows things down or prevent them from moving by acting in the direction opposite to the motion of the moving object. मैंने आपको बताया ही है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये बॉडी के मूवमेंट के मोशन को अपोज करने की, रोकने की कोशिश करता है। अगर जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है उससे कम फोर्स हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। अगर हमें बॉडी को मूव करना है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उससे ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, तभी बॉडी जो है वो हमारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेगी। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एट इज अराइजेस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस। दो कॉन्टैक्ट सरफेस और ग्राउंड के बीच में या किसी भी दो चीज के बीच में कांटेक्ट होता है, इसलिए इसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। अ कार और अ स्कूटर आल्सो कम्स टू रेस्ट वंस द इंजन इज स्टॉप्ड। ये सारी चीजें एक बार कोई भी चीज मूव करती है तो एक पॉइंट पे आके ये रुक जाती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स की बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल नीड होती है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ना करे तो कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो कभी भी वो स्टॉप नहीं हो सकती है। कोई भी बॉडी स्टॉप तभी होती है जब अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा हो, क्योंकि बॉडी किसी फोर्स से मूव करेगी, जब उसका फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो जाएगा तो बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन पे स्टॉप कर जाएगी। We are able to walk properly on a rough surface because of the friction provided by the surface. जो surface है वो हमें opposite direction में friction provide करती है, इसीलिए हम लोग ग्राउंड पे मूव कर पाते हैं। अदरवाइज ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम ग्राउंड पे मूव नहीं कर सकते और हमारा पैर परमानेंट स्लिप होता रहेगा और हम प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पाएंगे। It is very difficult to walk on a smooth surface or a wet road because the smoothness or the wetness reduces the frictional force. आपने देखा होगा कहीं जो प्लेन टाइप का बना होता है, अगर हम लोग वहां मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहां हमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है मूव करने में, क्योंकि जैसे ही हम अपना फुट उसके ऊपर रखते हैं तो हमारा जो फुट है वो स्लाइड करने लगता है और हम लोग गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है वो कम होता है, इसलिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स की बहुत ज्यादा एसेंशियल नीड होती है मूव करने के लिए। अब हमारा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें दो सब्सटेंस के बीच में या दो सरफेसेस के बीच में हम कह सकते हैं कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है। A non-contact force is that which is generated when two surfaces interact but are not in contact with each other. अब ऐसे बेसिकली तीन मेन काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, आपने मैग्नेट, सब लोग जानते होंगे कि मैग्नेट क्या होता है। आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अगर कोई मैग्नेट है और उसके पास हम आयरन पिन्स लेके आते हैं तो जैसे हम उसके पास में लेके आते हैं तो एक अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है पहले ही जब हम उस पर टच नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है कि हमने आयरन पिन्स को मैग्नेट पे कांटेक्ट में नहीं लेके आए हैं, उससे हमने टच नहीं किया है, उसके पहले ही वो फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। ये हमारा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स exerted by the magnet is called as a magnetic force. A magnet can exert force on another magnet or any other metal like iron, nickel, steel or cobalt without being in contact with them. मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट के बेसिकली दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल मीन्स एक दूसरे के दूर जाते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ है तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा, साउथ और साउथ है तो वो एक दूसरे से
दूर जाएगा, पर अगर नॉर्थ और साउथ रखा है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो बेसिकली चार्जेस पे होता है। चार्जेस हमारे बेसिकली दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैग्नेट में हमारे लाइक पोल्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी होता है कि इसमें जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, निगेटिव निगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। पर जो अपोजिट है, जैसे पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो ये आपस में हमारे अट्रैक्ट करेंगे। द फोर्स exerted by the charged body on another charged body or uncharged body is known as the electrostatic force। इसमें भी चार्जेस में कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब ये दूर दूर ही रहते हैं और इनको हम लोग पास लेके आते हैं तो हमें इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है। चार्जेस कैन अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर लाइक मैग्नेट, मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। अब बचपन में आप लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जो आपके पेंसिल बॉक्स में स्केल होती है, अगर आपकी ऑयल जो आपके हेयर्स हैं, अगर आप उसे हेयर्स पे रब करो और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर लो और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तो जैसे आप स्केल को अपने बालों में रब करेंगे और तब उस पेपर बिट्स के पास लेके आएंगे तो आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कि उस स्केल के थ्रू वो पेपर बिट्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये बेसिकली चार्जेस की वजह से ही होता है कि जो हमारे अपोजिट चार्जेस होते हैं, जब हम स्केल को है अपने हेयर्स में रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है और पेपर्स में अपोजिट चार्ज होता है और वो जब उसके पास लेके हम आते हैं तो वो उसमें अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है। तो ये हमारा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देख लेते हैं। When we rub a comb or a scale on a dry hair, it gets charged. Tiny pieces of the paper get attracted to it due to its electrostatic force exerted by the comb or the scale without touching the piece of paper. तो ये हमारा हो गया electrostatic force। जो लास्ट फोर्स हमारा नॉन कॉन्टैक्ट का आता है वो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सपीरियंस होता है। अर्थ जो है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं ये इससे अट्रैक्ट होते हैं। हम अगर कोई भी बॉल थ्रो करते हैं अपर डायरेक्शन में तो एक सर्टेन हाइट रीच होने के बाद वो वापस ग्राउंड में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसे नीचे की तरफ पुल करता है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देख लेते हैं इसमें। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द मटेरियल थिंग्स। An object exerts the force of attraction on all the other objects in the universe। अब बेसिकली जो ये फोर्स होता है ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है। जो अर्थ पे दो ऑब्जेक्ट्स कोई भी है उनके बीच में भी हो सकता है और अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट करती है जितने भी चीजें हैं इस पूरे यूनिवर्स में, वो फोर्स जो फोर्स अर्थ एक्सपीरियंस कर रही है, अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमारा ग्रेविटी की वजह से होता है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस होता है। However, the magnitude of this force depends upon the mass of the object and its distance from other object। अब जो ये फोर्स होता है, जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है और एक जो होता है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो जाएगा और अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से जो अर्थ होती है उसका मास बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। इसलिए जो फोर्स हमारा अर्थ एक्सपीरियंस करता है वो हमारा ज्यादा होता है और हमें दिखाई देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट कर रहा है जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे उन सबका मास एक दूसरे के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से हमें उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मासेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का मास अगर बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अगर दूर दूर रखे होंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा।
यही चीज में बताया है। अ हेवियर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स मोर ग्रेविटी देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। वही चीज है जो अर्थ और किसी भी कोई भी चीज जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया। अर्थ जो हमारी है वो हेवियर ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सब हमारी लाइटर ऑब्जेक्ट है। For us, the only important gravitational force is the gravity of the earth. Gravity of the earth हमारे लिए सबसे ज़्यादा essential है. Gravity is the force with which the earth attract object towards itself. Gravity हमारा basically वो force होता है जिसके through अर्थ पे जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो उस पे अट्रैक्ट करती हैं। अर्थ पे अट्रैक्शन जो होता है, अर्थ अट्रैक्ट जो करती है सारे ऑब्जेक्ट्स को, वो इसी ग्रेविटी की वजह से होता है। Due to its extremely high mass, gravitational force of the earth is strong and pulls everything around towards its center. मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अर्थ का मास होता है वो इतना ज्यादा होता है, इसी वजह से जितने भी चीजें हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो उसको अट्रैक्ट करती हैं। The gravitational pull of the earth is measured as the term of weight. अब जो ये gravitational pull होता है जो कि हमारा अर्थ का होता है, ये हमारा एज अ वेट कंसीडर किया जाता है। इसीलिए वेट की जो हमारी डिफिनीशन होती है, वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज पुल्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट जो होती है ये हमारा एक फोर्स होता है जिस फोर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ पुल्ड किया जाता है या अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ड्यू टू देयर वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अर्थ सेंटर के पे जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस अलग जो वेट हमारा ऑब्जेक्ट का है वो हमारा डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ पे ही डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करेंगे उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो हमारा अलग होता रहेगा। द ग्रेविटी ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग सीनियर के क्लासेस में इसके डेरिवेशन को भी स्टडी करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून पे वो अर्थ के 1/6 टाइम्स होता है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका वेट अर्थ पे हमारा 60 है तो अगर हम मून पे उसको देखेंगे तो वो हमारा 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 kg हो जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि जो अर्थ का मास होता है, जो मास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मास पे डिपेंड करता है। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है तो उस पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो उसके मास के अकॉर्डिंग वेट एक्सपीरियंस करेगा। और जो मून का वेट मून का जो सॉरी मास होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए जो उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो मून के मास के अकॉर्डिंग लगेगा। इसलिए जो मून पे हमारा जो मास होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 टाइम होता है। दिस इज बिकॉज द मून इज 6 टाइम्स लाइटर देन द अर्थ। और इसका मेन रीजन यही है कि जो मून है वो अर्थ से 6 गुना कम है उसके मास में। So if the object weighs 60 Newton on the earth, it will weight only 10 Newton on the moon. If the same object goes into the space where there is no gravity acting on it, it will be weightless. और अगर वही ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे 60 न्यूटन का है अगर हम उसे मून पे लेके जाएंगे तो वो 10 न्यूटन का हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में मून का जो वेट मास है वो 6 गुना कम है। और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में लेके जाएंगे जहां पे कोई भी ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस पॉइंट पे उस बॉडी का जो मास हो जाए वेट हो जाएगा वो हमारा निग्लिजिबल हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं जीरो हो जाएगा। It is the gravity that helps you to move on the Earth's surface. It is the gravity of the Sun that keeps all the planets in their orbit, and it is the gravity of the Earth that keeps Moon in its orbit. ग्रेविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, इसी की वजह से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। ग्रेविटी की ही वजह से जो सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब मूव करते हैं, और ग्रेविटी की ही वजह से जो मून हमारा है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे मूव करता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का उसे हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। इट हैज अ स्प्रिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक स्प्रिंग होती है अटैच्ड टू द स्केल, एक स्केल से अटैच्ड होती है। ग्रेटर द फोर्स मोर इज द स्प्रिंग
स्ट्रेच्ड एंड हायर इज द वेट। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और उतना हाई उसका वेट होगा। तो ये हमारे हो गए कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। होप सो जो भी क्लास में डिस्कस किया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।